नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। उम्र 23 साल। माधोपुर की इस ऐतिहासिक और पुश्तैनी हवेली की बहू हूँ। लोग कहते हैं कि मेरे इस गोरे रंग, सुगठित काया और इन तीखे नैन नक्श में एक ऐसा अनजाना सम्मोहन है जो सीधे देखने वाले के दिल को छू जाता है और पूरे जिस्म में एक अजीब सी सिहरन जगा देता है। मेरी शादी को अभी कुछ ही समय हुआ है, पर इस चढ़ती जवानी और भरे पूरे अंगों की कसी हुई कशिश ने इस शांत माहौल को हमेशा के लिए एक अजीब सी कश्मकश में डाल दिया है। मेरा यह रसीला और मांसल शरीर, मेरी पतली कमर और जब मेरी साड़ी का पल्लू कंधे से बार बार सरकता है तो देखने वाले की सांसें वहीं थम जाती हैं। माधोपुर का यह इलाका वैसे तो हमेशा शांत रहता था, पर क्वार के महीने की एक ऐसी शर्दीली सुबह और खेतों पर छाई सफेद धुंध आई जिसने हमारी हवेली के ऊपरी कोठे के भीतर सस्पेंस और एक जमींदारी रोब का ऐसा खेल शुरू किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वही सबसे गहरी, अनकही और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप भी अपनी सांसें थामने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरा बदन किसी ढली हुई मूरत जैसा है, जिसे इस गठीली जवानी ने और भी ज्यादा मांसल, गोलमटोल और निखरा हुआ बना दिया हो। 23 साल की इस उम्र में मेरा अंग अंग पूरी तरह से भरा पूरा और कसी हुई काया वाला हो चुका है। मेरी कमर इतनी लचकदार और कटीली है कि जब मैं सुबह के काम करने के लिए थोड़ा सा भी आगे झुकती हूँ तो मेरी महीन सूती साड़ी के नीचे की गहरी नाभि साफ अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। मेरी दूधिया गोरी रंगत जब कोठे के मध्यम उजाले में चमकती है तो देखने वाले का दिल पूरी तरह बेकाबू होने लगता है। क्वार की इस सुहानी ठंडक के बावजूद मैंने एक गहरे सिंदूरी रंग की बेहद कसी हुई चोली पहन रखी थी, जो मेरी तनी हुई छाती और उभरे हुए अंगों को बड़ी मुश्किल से छुपा पा रही थी। सुबह के सन्नाटे और ओस की नमी के मारे मेरे लंबे काले बाल पूरी तरह खुले थे और मेरी गोरी पीठ पर धुंध की बूंदों के साथ बलखा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ थे मेरे फुफेरे जेठ दिग्विजय सिंह। वे चीनी मिल के मालिक और बेहद कड़क, रोबीले स्वभाव के व्यक्ति थे। मिल के सैकड़ों मजदूरों को संभालने और जमींदारी के कड़े नियमों के कारण उनका शरीर लंबा, चौड़ा, गठीला और राजसी रोब से भरा हुआ था। उनकी आंखों में हमेशा एक गहरी, तीखी और खोजी नजर रहती थी, जो जब भी मुझ पर पड़ती मेरे पूरे जिस्म में एक अजीब सी आग सुलगा देती थी। उनके बदन से एक अजीब सी तीखी, मर्दाना खुशबू आती थी, जो मिल की गन्ने की सोंधी महक, कड़क शाही इत्र और जमींदारी मिजाज का एक ऐसा मिश्रण थी जो किसी भी प्यासी रूह को बेचैन कर दे। उनका वह रोबीला अंदाज और जमींदारी रोब दिखाने की उनकी जिद इस सुनसान सुबह के सन्नाटे में और भी ज्यादा खतरनाक और आकर्षक लग रही थी। माधोपुर गांव इस समय पूरी तरह से क्वार की शर्दीली सुबह और खेतों पर छाई सफेद धुंध की आगोश में लिपटा हुआ था। सुबह के करीब 9 बज चुके थे और चारों तरफ गुनगुनी धूप और हल्की ठंड के बीच एक अजीब सा रहस्यमयी माहौल पसरा हुआ था। इसी बीच आने वाली दुर्गा पूजा के सामान की भारी खरीदारी और तैयारियों के सिलसिले में मेरे पति और घर के बाकी सभी सदस्य शहर के मुख्य बाजार गए हुए थे, जिसके कारण वे देर शाम से पहले लौटने वाले नहीं थे। हवेली के बाकी नौकर चाकर भी पूजा के पंडाल की व्यवस्था देखने बाहर गए थे। इस विशाल और पुरानी हवेली के ऊपरी कोठे पर इस समय सिर्फ मैं और अपनी जमींदारी के नशे में रहने वाले मेरे फुफेरे जेठ दिग्विजय सिंह अकेले थे। हवेली के कोठे के ऊपर रखे पीतल के बड़े बर्तनों में गंगाजल और पूजा की पवित्र सामग्री सजाने की तैयारी चल रही थी। उस भारी पीतल के बर्तनों के पास झुककर सामग्री निकालने और थाल को सहेजने के लिए मैं आगे की तरफ झुकी। पूरे कोठे में बाहर की धुंध की सोंधी महक और अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जिसे सिर्फ पत्तों की सरसराहट और मेरी ही सांसों की थिरकन तोड़ रही थी। ऐसे माहौल में जब दो जिसमें एक सूने कोठे में इस क्वार की सुबह अकेले हों तो सस्पेंस का बढ़ना लाजमी था। क्वार की सुबह की गुनगुनी धूप और भीतर की घबराहट से मेरा पूरा बदन पसीने की छोटी बूंदों के साथ सुलग रहा था। मैं बर्तनों के पास आगे की तरफ झुककर उस भारी गंगाजल के कलश को सहेजने का पूरा प्रयास कर रही थी।
तभी अचानक पीछे से एक भारी और गंभीर धमक सुनाई दी। दिग्विजय सिंह पूजा का सामान देखने के बहाने अपनी जमींदारी की ओट से निकलकर बिल्कुल शांत कदमों से ठीक मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। उनका चौड़ा सीना इस मध्यम रोशनी में और भी विशाल लग रहा था। छोटे की बहू। क्वार की इस सुहानी सुबह में अकेले इस भीतरी कोठे पर भारी पीतल के बर्तन संभालना और ये पूजा की सामग्री सजाना तुम्हारे इन कोमल हाथों के बस का नहीं। उन्होंने अपनी गहरी, कड़क और रोबीली आवाज में पूछा, लेकिन उनकी आंखों की गंभीर नजर सीधे मेरी लचकदार कमर और आगे झुकने के कारण साड़ी के नीचे से झलकती मेरी गहरी नाभि पर टिकी थी। बस जेठ जी, मैं इसे सजा ही रही हूँ ताकि पूजा का काम समय पर हो सके, मैंने अपनी कांपती आवाज में कहा और दोबारा आगे झुकी। तभी अचानक खिड़की से आए हवा के एक ठंडे झोंके से सूती साड़ी का पल्लू मेरे कंधे से पूरी तरह सरक गया और घबराहट के मारे मेरी सांसें भारी हो गई। आह! मेरे मुंह से एक तीखी सिसकारी निकल गई। घबराहट और सिहरन के मारे मेरा पूरा बदन तड़प उठा। दिग्विजय सिंह ने बिना एक पल गवाए आगे बढ़कर मदद के बहाने मुझे पीछे से अपनी मजबूत पकड़ में ले लिया। उनके हाथ की पकड़ इतनी तनी हुई, चतुर और गठीली थी कि मैं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। उनके इस अचानक छुअन से मेरे पूरे जिस्म में एक अनजानी बिजली दौड़ गई। उन्होंने अपनी कड़क आवाज के साथ पीछे आकर अपने भारी हाथों का जोर सीधे मेरी कटीली कमर पर आजमाया और झटके से मुझे थाम लिया। मेरा भरा पूरा गोरा बदन उनकी कड़क काया की गर्मी के भीतर चिपक गया, जिससे मर्यादा की दहलीज कांपने लगी। कहा, ध्यान रहता है आपका? देखो, इस शर्दीली सुबह में भी आपका बदन कैसा भीतर से तड़प कर सुलग रहा है, उन्होंने बेहद करीब आकर कहा। उनकी सांसों की गर्म तपिश सीधे मेरे चेहरे और गर्दन पर पड़ रही थी। उनके हाथों का वह खुरदरा और मजबूत एहसास मेरी नाजुक त्वचा पर इस कदर रगड़ खा रहा था कि मेरी आंखें मदहोश होने लगी। मेरा पल्लू पूरी तरह फर्श पर गिर चुका था और मेरी तनी हुई काया उनके चौड़े सीने की गर्मी से पिघल रही थी। मैं अंदर से पूरी तरह बेकाबू और बेचैन होने लगी थी, पर शर्म और लोकलाज के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। जेठ जी, छोड़िए मुझे, यह कोठा बहुत भीतरी और सुनसान है। आप इस सुबह का बढ़ता हुआ दबाव और मेरा ये रूप संभाल नहीं पाएंगे। मैंने हांफते हुए अपने बदन को थोड़ा पीछे खींचने की कोशिश की, जहां उनकी उंगलियों का जोर मेरी कमर पर बढ़ता जा रहा था। दिग्विजय सिंह ने मुस्कुराते हुए मेरी कलाई को और कस लिया। उनकी आंखों में एक अलग ही सस्पेंस था। बहू, जो मिल और जो जागीर जितनी रसीली और कीमती होती है, उस पर इस दिग्विजय सिंह का नियंत्रण और जमींदारी रोब उतना ही गहरा होता है। तुम अभी नादान हो। तुम्हें नहीं पता कि इस क्वार की सुबह में जब तक भीतरी आग न सुलगे, तब तक इस सूने बदन की ठिठुरन को चैन नहीं मिलता। पर जेठ जी, बाहर चाहे जितनी भी गुनगुनी धूप या धुंध हो, इस घर की मर्यादा की छाव को छोड़ना ठीक नहीं। बाजार से काम निपटाकर सब लोग लौट ही आएंगे, कोई देख लेगा तो अनर्थ हो जाएगा, मैंने अपनी भीगी पलकों को झुकाते हुए कहा, जबकि मेरा मांसल बदन उनके चौड़े सीने की गर्मी से सुलग रहा था। जब इस हवेली का गन्ना वैसा और चाबी आखिरी हो बहू, तो इस कड़क मिजाज का बढ़ना लाजमी है। इस सन्नाटे में जब तक सही जगह पर सही जोर न लगाया जाए, तब तक ये तड़प शांत नहीं होती। बस आपको इस पहरे में पूरी तरह ढना आना चाहिए। उन्होंने मेरी कमर को थोड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, जिससे मेरी कसी हुई चोली उनके ठीक सामने आकर और भी तन गई। कोठे का वह मध्यम सन्नाटा और क्वार की ठंडी हवा अब हम दोनों की बढ़ती बेचैनी की गवाह बन रहे थे। जेठ साहब का वह मांसल और कड़क हाथ अब धीरे धीरे मेरी पीठ के निचले हिस्से तक पहुंच चुका था, जहां सूती साड़ी का कपड़ा मेरी गोरी त्वचा से पूरी तरह चिपक गया था। इस मदहोश सुबह के मौसम में भी मेरे बदन से पसीने की छोटी छोटी बूंदें मिलकर मेरी गहरी नाभि में जाकर समा रही थीं। मेरी गोरी और भरी पूरी काया इस समय डर और तड़प के एक अनोखे मिश्रण से सुलग रही थी। जब उन्होंने अपनी उंगलियों से मेरी चोली के बंध को धीरे से सहलाया, तो मेरे मुंह से एक दबी हुई आह निकल गई। मैं बुरी तरह कांपने लगी।
उनका वह मर्दाना और रोबीला अंदाज मुझे अंदर तक झकझोर रहा था। उस कोने का तापमान जैसे अचानक बढ़ गया हो। हवा में एक अजीब सी मदहोशी घुल चुकी थी। मेरी पतली कमर में एक अजीब सी लचक पैदा हो रही थी, जो मुझे बार बार उनके और करीब खींच रही थी। वह मुझे अपनी मजबूत बाहों में दबोचने ही वाले थे कि तभी अचानक मेज पर रखा तांबे का एक भारी दियादान हवा के झोंके और कंपन से जोर से फर्श पर रगड़ खाता हुआ गिरा। सस्पेंस और डर के मारे हम दोनों एकदम से अलग हो गए। मैं हाफती हुई कोठे के भीतरी कमरे की तरफ भागी और वह अपने कुर्ते को दुरुस्त करते हुए गहरी सांसें भरने लगे। सुबह के 9:30 बज चुके थे, पर इस भीतरी कोठे के बंद कमरे के भीतर का अंधेरा और उमस और भी गहरी हो गई थी। मैं घबराहट में भीतर खड़ी अपनी सांसें दुरुस्त कर रही थी, पर आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। बदन में वही अनकही तपिश बरकरार थी। तभी अचानक फुफेरे जेठ दिग्विजय सिंह ने आगे बढ़कर उस भारी कमरे के मुख्य शीशम के किवाड़ को अंदर से बंद कर दिया और लोहे की भारी कुंडी चढ़ा दी। सस्पेंस अपने चरम पर था। कमरे में केवल रोशनदान से आ रही धूप की एक पतली, तपती हुई लकीर थी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़े। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे छाती को चीरकर बाहर आ जाएगा। अंजलि, इस बंद कमरे का रहस्य बहुत गहरा है। मैं अब और खुद को इस प्यास और इस जमींदारी रोब के पीछे रोक नहीं सकता, उन्होंने भारी और कड़क आवाज में कहा और सीधे मेरे करीब आकर मुझे अनाज की बड़ी कोठी के सहारे सटा दिया। उनके मजबूत, कसरती हाथों ने मेरे दोनों कंधों को दबोच लिया। उनके हाथ मेरी गोरी और पसीने से भीगी त्वचा पर रेंगने लगे। हमारे बदन एक दूसरे से पूरी तरह लिपट गए। उनकी चौड़ी छाती का दबाव जब मेरे भरे पूरे अंगों पर पड़ा तो मैं पूरी तरह मदहोश होकर कराहने लगी। हमारे कपड़ों की सरसरायत और भारी सांसों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उनका चेहरा मेरे चेहरे के इतने करीब आ गया कि उनके होठों की गर्मी मेरी सांसों को सोखने लगी। जिस्म की यह आग अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचने ही वाली थी। दोनों बदन पूरी तरह पसीने से नहा चुके थे और मर्यादा की सारी दीवारें टूटने ही वाली थीं कि तभी अचानक अनाज की कोठी के ऊपर रखा माँ दुर्गा का पवित्र कलश, हमारी पूजनीय सासू माँ का रक्षा सूत्र और दिग्विजय सिंह के स्वर्गीय पिता, मेरे सगे फूफा ससुर जी की गंभीर तस्वीर फर्श पर गिर गई। उस पावन कलश, बड़ों के आशीर्वाद और इस खानदान के अटूट विश्वास पर रोशनदान से कौंधी धूप की एक तेज किरण पड़ी, जिसने समाज में मर्यादा और सच्चाई की मिसाल देने वाले एक जिम्मेदार जेठ होने के नाते उनके फर्ज, परिवार के अटूट विश्वास और हमारी हवेली की कुल मर्यादा की याद दिला दी। उस पुश्तैनी अमानत और बुजुर्गों की तस्वीर का गिरना जैसे हम दोनों के ऊपर ठंडे पानी का घड़ा डाल गया। दिग्विजय सिंह झटके से पीछे हट गए। उनकी आंखों में जो भूखी और मदहोश नजर थी, वह अचानक आत्मग्लानि और भारी आंसुओं में बदल गई। उन्होंने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढक लिया और जोर जोर से हांफने लगे। यह मैं क्या करने जा रहा था? अपने ही छोटे भाई की अमानत, इस घर की बहुमूल्य मर्यादा और इस पावन हवेली के संस्कारों पर ऐसा भटकाव। पूरे इलाके को न्याय और ईमानदारी सिखाने वाला जमींदार आज खुद अपने ही परिवार की मर्यादा की रक्षा नहीं कर पाया। हे भगवान, मुझे क्षमा करना। जेठ साहब की आवाज में अब वासना नहीं, बल्कि एक तड़पती हुई पारिवारिक लोकलाज और जिम्मेदारी का एहसास था। उन्होंने रोते हुए कहा, अंजलि बहू, तुम इस घर की लक्ष्मी हो, मेरे छोटे भाई का अटूट विश्वास हो। इस बंद कमरे के सन्नाटे और क्वार की इस सुहानी सुबह ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। एक जेठ का फर्ज पिता समान अपनी छोटी बहू की रक्षा करना और उसे सम्मान देना होता है, मर्यादा लांघना नहीं। मैंने भी रोते हुए तुरंत अपना पल्लू संभाला और अपनी साड़ी को ठीक किया। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। एक पल के भटकाव ने हमारे पवित्र रिश्ते को कलंकित करने की कगार पर ला खड़ा किया था। जेठ जी, गलती सिर्फ आपकी नहीं थी। इस अकेलेपन और सुबह के माहौल की मार ने हमें भटका दिया था।
लेकिन आज हमारे परिवार के संस्कारों और इस पुश्तैनी सम्मान ने हमें एक बहुत बड़े पाप की खाई में गिरने से बचा लिया। बड़ों का रिश्ता और परिवार की मर्यादा इस दुनिया में सबसे पवित्र होती है और हम इस बंधन को कभी टूटने नहीं देंगे। मैंने रोते हुए उनके पैर छूकर कहा। जेठ साहब ने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उस सुबह के बाद से हमारे बीच वासना की वह दीवार हमेशा के लिए ढह गई और उसकी जगह एक सच्चे, पवित्र और मर्यादित पारिवारिक रिश्ते ने ले ली। पारिवारिक संस्कार और लोकलाज की जीत हुई। कहानी यहीं खत्म होती है दोस्तों। तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको ये कहानी और इसका पारिवारिक संदेश कैसा लगा। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते।